नमस्ते, मैं सुशील कुलकर्णी। आप देख रहे हैं एनालाइजर न्यूज हिंदी। एक बात आज काफी चर्चा में है, वो है कि महाराष्ट्र के शिवसेना इस पार्टी का चुनाव चिन्ह जो तीर कमान था वो और नाम शिवसेना किसके पक्ष में जाएगा, इसका फैसला सुप्रीम कोर्ट देने वाली है। आज सुनावनी हो रही है, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगी और समझ लेगी। शायद आज निर्णय हो जाएगा या कल परसों भी निर्णय आ सकता है या देरी भी हो सकती है, लेकिन सीजीआई इस मामले में सुनवाई कर रहे हैं। महाराष्ट्र के कुछ घटना विशेषज्ञ, संविधान के तज्ञ इसमें अपनी बातें रख रहे हैं। जिनको संविधान पता है वो कह रहे हैं कि शिवसेना पार्टी का नाम और चुनाव चिन्ह उद्धव ठाकरे को मिल जाएगा। उनके दावे भी है कि सुप्रीम कोर्ट इस सारे फैसले, चुनाव आयोग के फैसले को तोड़ मरोड़ कर फेंक देगी और चुनाव चिन्ह और नाम शिवसेना के पास, उद्धव ठाकरे के पास फिर से दे देगी। दावे ये किए जा रहे हैं कि जिस तरह से केवल संसदीय दल को देखते हुए चुनाव आयोग ने यह निर्णय लिया है, उसी निर्णय को सुप्रीम कोर्ट फेंक देगा, तोड़ देगा। लेकिन क्या सुप्रीम कोर्ट ऐसा करेगा? क्या सुप्रीम कोर्ट के सामने जो तथ्य रखे जाएंगे उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट विचार करके कुछ अलग निर्णय देगा? एक बात मैं आपको बता दूं, सुप्रीम कोर्ट की बेंच या सीजीआई या सुप्रीम कोर्ट के कोई भी न्यायाधीश जब इस ऐसे फैसले देने बैठते हैं तो वो आज का सोचते नहीं हैं। मतलब कल वाला रेफरेंस तो ले लेते हैं, लेकिन सिर्फ आज की बात नहीं करते हैं, वह आने वाले दिनों की, आने वाले समय की भी बात करते हैं। आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को कानून माना जाता है और उसी जजमेंट को रेफर किया जाता है। इसी मामले में एक जजमेंट भी रेफर करने जैसा है, और वो है जब इंदिरा गांधी के वक्त सादिक अली का केस बना था। यह सादिक अली का केस भी रेफरेंस के तौर पर दिया जा रहा है। सादिक अली के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 3 बातें बताई थी। जरा आसान आसान भाषा में समझते हैं, बहुत सारी कानून वाली, दांव पेच वाली भाषा न कर हम आसान भाषा में इसको समझ कर लेने की कोशिश करते हैं। एक, सादिक अली ने जो बताया था कि पार्टी की संविधान, पार्टी की जो लिखित तौर पे नियम होते हैं, कानून होते हैं, उसको ध्यान में लिया जाना चाहिए। 2, पार्टी की संसदीय रचना को ध्यान में लिया जाना चाहिए। 3, पार्टी की रचना को ध्यान में लिया जाना चाहिए। इन तीनों बातों के आधार पर ही पार्टी किसकी, इसका फैसला लिया जा सकता है, ऐसा सादिक अली की केस में सुप्रीम कोर्ट ने बता दिया था। अब इसी केस को रेफर करते हुए बताया जा रहा है कि चुनाव आयोग ने सिर्फ संसदीय दल का विचार करते हुए चुनाव चिन्ह और पार्टी का नाम एकनाथ शिंदे को सौंप दिया है। ऐसा नहीं हो सकता है। पार्टी की जो भी चुनाव आयोग के पास रजिस्टर्ड घटना होगी, उसी के अनुसार नियम होंगे जो रजिस्टर्ड है, उसी के अनुसार निर्णय दिया जाना चाहिए। चलिए पहले इसके बारे में सोचते हैं। मैं आपको बता दूं कि शिवसेना के स्थापना के वक्त जो नियम बनाए गए थे 65-66 के करीब, उसी नियमानुसार शिवसेना चलती आई थी। पहले तो शिवसेना को चिन्ह भी नहीं था, वो अन्य चिन्हों पर लड़ती थी। कई जगह तो शिवसेना के लोग अलग अलग चिन्हों पर लड़े हैं, जैसे छत्रपति संभाजीनगर में मोरेश्वर सावे ने चुनाव लड़ा था, परभणी में पहले चुनाव लड़ा गया था, या उसके पहले वाले चुनाव जो मुंबई में हुए थे वो वाले चुनाव। उसके बाद शिवसेना को तीर कमान मिला और इसी तीर कमान के ऊपर शिवसेना चुनाव लड़ती गई। लेकिन मैं बात कर रहा हूं 1999 की, आज से 24 साल पहले, जब शिवसेना की सरकार आकर चली गई थी। मतलब शिवसेना की सरकार नहीं रही थी महाराष्ट्र में, भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना की युति की सरकार थी। उस वक्त चुनाव आयोग ने शिवसेना को यह निर्देश दिया था कि आपका जो संविधान है, 99 की बात कर रहा हूं, आपका जो संविधान है वो लोकतंत्र वाला नहीं है।
मतलब आपके अध्यक्ष के चुनाव नहीं होते हैं, आप सब पदों की नियुक्तियां करते हो, उनको चुना नहीं जाता है, चुनता है तो कोई पक्ष का प्रमुख ही चुनता है। तो इसको जरा लोकतंत्र के हिसाब से करिए। अब बाला साहब ठाकरे तो बाला साहब ठाकरे थे, उन्होंने कह दिया कि ऐसे नहीं होगा, लेकिन पार्टी के अस्तित्व का मामला देखते हुए उन्होंने पार्टी के नियमों को बदलने का निर्णय ले लिया और चुनाव आयोग ने जो सुझाव दिए थे उसी के अनुसार पार्टी के नियमों को बदला गया। अब यहां तक की बात ठीक है। जो नियम बदले गए वो चुनाव आयोग के सामने रखे भी गए, प्रस्तुत भी किए गए। उसके बाद वाली बात है 2018 में जब बाला साहब ठाकरे का देहांत हो गया था और शिवसेना पार्टी के प्रमुख के तौर पर उद्धव ठाकरे आ गए थे। वो देहांत के बाद उद्धव ठाकरे ने फिर से एक बार शिवसेना के नियमों को, पार्टी के नियमों को बदलना चाहा और बदल भी दिया। 2018 में जब उद्धव पार्टी के प्रमुख बने थे तो उन्होंने फिर से एक बार शिवसेना के नियमों को बदल दिया और उन नियमों को चुनाव आयोग के सामने नहीं रखा। मतलब 99 के पहली वाली घटना नियम चुनाव आयोग के पास थे, 99 के बाद के जो नियम थे वो भी चुनाव आयोग के पास थे, लेकिन 2018 में जो बदलाव किया गया वो नहीं था। अब एक बात है, पार्टी, संसदीय दल और पार्टी की घटना, नियम, इनको देखा जाए, पार्टी का संविधान, इनको देखा जाए तो तीनों मामले अगर हम देखने लगते हैं तो एक बात समझ में आती है कि पार्टी के संविधान, नियम, कानून जो कुछ है वो 2018 में बदलकर उसके बाद पार्टी को चलाया गया था और उसकी जानकारी चुनाव आयोग को नहीं दी गई थी। हालांकि उद्धव ठाकरे की ओर से दी गई थी ऐसी बात बताई जाती है। अब दी थी, कैसे दी थी, इसका भी न्यायिक पृथक्करण होगा। अब ये चुनाव वाली संविधान, नियम, घटना जो भी कुछ है वो चुनाव आयोग को पता नहीं थी। दूसरी बात, अब पार्टी का स्ट्रक्चर देखना है, पार्टी का, मैं संसदीय दल का नहीं बोल रहा हूं, पार्टी का स्ट्रक्चर देखना है तो शिवसेना में दो रचनाएं हैं। एक है प्रतिनिधि सभा और दूसरी है राष्ट्रीय कार्यकारिणी, जिनको पार्टी माना जाता है। अब ये प्रतिनिधि सभा और राष्ट्रीय कार्यकारिणी एक ही व्यक्ति की है, कोई अलग अलग व्यक्ति इसमें नहीं है। इसमें कौन कौन आता है तो जो विधायक के तौर पर चुनकर आते हैं वो होते हैं, सांसद के तौर पर चुनकर आते हैं वो होते हैं, मतलब सारे सांसद, सारे विधायक, मुंबई जैसे शहर के विभाग प्रमुख, महाराष्ट्र के अन्य जिला प्रमुख, जिला के संगठक, सह संगठक, इनकी रचना इसमें होती है और साथ ही साथ राज्य के प्रमुख भी होते हैं। अगर शिवसेना अन्य राज्य में है तो उस राज्य के प्रमुख भी राष्ट्रीय कार्यकारिणी में सम्मिलित होते हैं। अब बात एक और है कि क्या इनको नियुक्त किया गया है या ये चुनकर आए हैं। तो 2018 के घटना के अनुसार सारे के सारे राष्ट्रीय कार्यकारिणी चुनने के अधिकार उद्धव ठाकरे के पास दिए गए थे। उद्धव ठाकरे जो चुनेंगे वही राष्ट्रीय कार्यकारिणी और प्रतिनिधि सभा के मेंबर होंगे। मतलब उद्धव ठाकरे की पार्टी, उद्धव ठाकरे तय करेंगे कौन कार्यकारिणी में होगा, कौन प्रतिनिधि सभा में होगा। उद्धव ठाकरे ही उन्हें नियुक्त करेंगे और नियुक्त लोगों की पार्टी बनेगी। अब राष्ट्रीय कार्यकारिणी और प्रतिनिधि सभा अगर उद्धव ठाकरे ही नियुक्त करते हैं तो स्वाभाविक है यह लोग उद्धव ठाकरे के पक्षधर होंगे। ये लोकतंत्र के अनुसार नहीं होगा। चलो इसको भी मान लिया जाए, लेकिन जब हम प्रतिनिधि सभा का या राष्ट्रीय कार्यकारिणी का जिक्र करते हैं और जिसमें जो लोग आते हैं उनकी बातें करते हैं तो जरा ठीक से देखना होगा क्या है उद्धव ठाकरे के साथ और क्या है एकनाथ शिंदे के साथ। विधायकों की कुल संख्या है 55, मतलब जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी के भी सदस्य है,
और प्रतिनिधि सभा के ही सदस्य हैं। तो 55 में से 40 विधायक तो एकनाथ शिंदे के साथ है। ये विधायक, मैं विधानसभा की बात कर रहा हूं, एमएलसी की बात नहीं कर रहा हूं। कुछ एमएलसी भी एकनाथ शिंदे के साथ है। उसके बाद आते हैं लोकसभा सदस्य, जो सांसद कहलाए जाते हैं, जो शिवसेना के पास कुल है 17, उसमें से 13 एकनाथ शिंदे के साथ है, 4 उद्धव ठाकरे के साथ है, और भी कुछ है राज्यसभा से जुड़कर। और एक बात है, अगर 40, 13 और विधान परिषद वाला कुछ गणित बनता है तो स्वाभाविक तौर पर संसदीय दल वाली पार्टी एकनाथ शिंदे के साथ है, यह भी तय हो जाता है। कुछ जिला प्रमुख, कुछ जिला संगठक, कुछ नेता, कुछ उपनेता भी एकनाथ शिंदे के साथ है। मतलब इसी पार्टी में खुद एकनाथ शिंदे इसी राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य भी थे। मतलब एकनाथ शिंदे खुद राष्ट्रीय कार्यकारिणी में थे, उनके बेटे सांसद के तौर पर राष्ट्रीय कार्यकारिणी में थे, रामदास कदम जो भी खुद राष्ट्रीय कार्यकारिणी में थे, गजानन कीर्तिकर जो खुद राष्ट्रीय कार्यकारिणी में थे। मतलब इन 40 लोगों के पास कोई ना कोई पद अवश्य था। कोई जिला प्रमुख था, कोई उपनेता था, कोई नेता था, कोई किसी संगठक था, कोई ना कोई पद तो इनके पास था। मतलब ये 40 और 13, 53 लोग जो है, इनके पास पद होने के कारण यह राष्ट्रीय कार्यकारिणी में दोहरा प्रतिनिधित्व कर रहे थे। साथ ही साथ इनके अलावा भी कुछ लोग थे जो आ गए हैं। तो संगठन पर, जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी पर जो अमल है या प्रभाव है, वो एकनाथ शिंदे का था। संसदीय दल का जो प्रभाव है वो एकनाथ शिंदे का था। इसी आधार पर चुनाव आयोग ने पार्टी एकनाथ शिंदे को सौंप दी थी। अब कहानी यह भी बताई जाती है कि क्यों सदस्यों का विचार नहीं किया गया, क्योंकि 10 लाख सदस्य, इतने फॉर्म, इतने शपथ पत्र, इतने कुछ बाकी और बाकी सारी सालफनामे दाखिल हुए थे, बाकी बहुत सारे हुए थे। इसका विचार क्यों नहीं किया गया? तो बता दूं, चुनाव आयोग रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी है। मतलब वो पार्टी का रजिस्ट्रेशन करवाती है। साथ ही साथ चुनाव आयोग यह भी काम करवाते हैं कि वो पार्टी को चुनाव चिन्ह भी देते हैं। उसका जो सिंबल ऑर्डर के 15वां ये है नियम है, उसी के अनुसार ये चलता है। तो चुनाव आयोग को नाम अलॉट करना और चिन्ह अलॉट करने का अधिकार होता है। इसी के आधार पर यह चलता है। मतलब नाम आप तय कर सकते हो, उसको उसी नाम के अनुसार मान्यता देना काम चुनाव आयोग का होता है, और चिन्ह चुनाव आयोग के पास जो होते हैं उनमें से कोई उठाकर ही चुनाव चिन्ह चुनाव आयोग दे देता है। तो स्वाभाविक है, ये चुनाव आयोग का अधिकार है। यह भी बात पक्की है कि सुप्रीम कोर्ट चुनाव आयोग के निर्णय को रीइन्वेस्टिगेट कर सकता है, उसकी जांच कर सकता है, उसके सही होने का नहीं होने की बात भी बता सकता है। तो चुनाव आयोग के निर्णय को सुप्रीम कोर्ट कायम भी रख सकता है और चुनाव आयोग के निर्णय को बदल भी सकता है। लेकिन बदल भी सकता है यह वाक्य जब हम कहते हैं तो किस आधार पर बदलेगा यह भी देख लेना आवश्यक है। चुनाव आयोग ने जो तथ्य दिए हैं उन तथ्यों का विचार करते हुए यह निर्णय बदलने की कोई संभावना दिखती नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ के जो घटना विशेषज्ञ होते हैं उन्होंने तो चुनाव आयोग के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन ही दे डाला है। क्या सदस्यों को सत्यापित करना या उनकी बातों को रखना, यह बात चुनाव आयोग करने के लिए क्या कैपेबल है? मतलब मैंने कह दिया कि चलो 10,000 मेंबर्स या 10 लाख मेंबर्स के मैं आपको डॉक्यूमेंट दे रहा हूं, चलो ठीक है, डॉक्यूमेंट है, यह उसी व्यक्ति ने वो भरे है कि नहीं, आधार कार्ड भी है, पैन कार्ड भी है, वह भी आपने दे दिया। लेकिन क्या वो शिवसेना का सदस्य बना है या पहले से बना है या नया बनाया गया है, यह कैसे सत्यापित होगा? क्या है कोई चुनाव आयोग के पास ऐसी यंत्रणा या यह करना आवश्यक होगा? ऐसी कोई यंत्रणा चुनाव आयोग के पास बचती नहीं है। तो चुनाव आयोग
टेंटेटिवली जिस आधार पर पार्टी को पार्टी का दर्जा दिया जाता है उसी आधार पर विचार करता है, और वो आधार होता है किसी भी पार्टी को मिले वोट। एक चुनाव में किस पार्टी को कितने वोट मिले हैं उसके ऊपर वह पार्टी स्टेट की पार्टी होगी या नेशनल पार्टी होगी तय होता है। मतलब जैसे एनसीपी ने अपना नेशनल होने का दर्जा खो दिया, तृणमूल कांग्रेस ने अपनी नेशनल पार्टी होने का दर्जा खो दिया, लेकिन आम आदमी पार्टी ने अपने आप को नेशनल पार्टी के तौर पर प्रोड्यूस कर दिया। टीआरएस भी अपने आप को नेशनल पार्टी बनाने के लिए तैयार हो गई है, नाम भी बदल दिया है, बीआरएस कर दिया है टीआरएस को। तो मिले वोट के अनुपात से ही चुनाव आयोग उस पार्टी का स्टेटस तय करता है, तो उन वोटों की बात भी होनी चाहिए। चलो देख लेते हैं। एकनाथ शिंदे के पास 40 विधायक आज है विधानसभा के, और इन 40 विधायकों को मिले वोट 76% है। तो उद्धव ठाकरे के पास 15 विधायक है, उनको मिले वोट का परसेंटेज मतलब शिवसेना के कुल वोटों से 23.5 हो जाता है। 40 ऐसे लोग हैं जो परास्त हो चुके हैं चुनाव में, जो एकनाथ शिंदे के साथ है, जिनको मिले वोट का अनुपात 40% हो जाता है। जो परास्त हो चुके हैं पिछले इलेक्शन में, ऐसे 15 लोग हैं जो उद्धव ठाकरे के साथ है, जिनको मिले वोट का परसेंटेज सिर्फ 12% ही होता है। 13 सांसद ऐसे हैं जिनको 75% वोट मिले हैं टोटल वोट से, वो एकनाथ शिंदे के साथ है, और 4 सांसद ऐसे हैं जो उद्धव ठाकरे के साथ है। कुछ लोगों की अभी भूमिका स्पष्ट नहीं हुई थी उस वक्त, जो 26% वोट वो लेते हैं। 13 परास्त हुए सांसद ऐसे हैं जिनके 59% वोट होते हैं और एकनाथ शिंदे के साथ है। 5 परास्त हुए सांसद हैं जिनके वोटों का परसेंटेज 22% होता है, जो उद्धव ठाकरे के साथ है। मतलब सांसद या विधायकों के वोटों की बात की जाए तो यह बात समझ में आती है कि वोट भी एकनाथ शिंदे के पक्ष में ही है। मतलब प्रतिनिधि सभा, राष्ट्रीय कार्यकारिणी, संसदीय पार्टी ये सब अगर एकनाथ शिंदे के पास है, तो चुनाव आयोग ने स्वाभाविक तौर पर एकनाथ शिंदे को बहाल कर दिया था पार्टी को। इन विषयों को नजरअंदाज करते हुए बहुत सारे लोग अब दिया जाएगा, चंद्रचूड़ ही कर देंगे, यह बात जब बोलते हैं तो कभी कभी मन में शक आ जाता है, क्या ये लोग झूठी अफवाहें फैलाते हैं या कुछ सेटिंग बीटिंग भी करवाते हैं? यह बात भी समझ लेना आवश्यक है। अब आगे क्या होगा यह आप भी इससे अंदाजा लगा सकते हैं। मुझे कोई सलाह नहीं देनी है या कोई दावा नहीं करना है, बस अंदाजा आपको लगाना है। नमस्ते।